हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिजीत श्रीवास्तव है और आज मैं आपको केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। चलिए बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। देखो, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्या है, कैसे है, किसको बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि बॉन्ड क्या है। तो देखिए, बॉन्ड जनरली क्या होता है, बॉन्ड को हम ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड कोई स्ट्रिंग होगा जो एटम या मॉलिक्यूल को आपस में क्या करता है, बाइंड अप करके रखता है। बट ऐसा होता नहीं है, बॉन्ड कोई स्ट्रिंग नहीं है। बॉन्ड सिंपली अगर आपको मैं समझाऊं तो बॉन्ड एक क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ कि बॉन्ड क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, तो आप हमेशा याद रखना कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स को हम बॉन्ड नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। अब जैसे बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स विजिबल नहीं होता है, तो हम इस अट्रैक्शन फोर्स को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटेशंस यूज़ करते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड के लिए हम डॉटेड लाइन्स यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने के लिए हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स का यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल हेडेड एरो का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड है। रियलिटी में ये ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहे हैं, तो आखिर सिंगल डबल ट्रिपल का मतलब क्या है। तो देखो, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये है कि बॉन्ड की वो स्ट्रेंथ को बता रहे हैं। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम होगी। डबल बॉन्ड है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी और ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब जहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स वहाँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ कम अट्रैक्शन फोर्स वहाँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी के आधार पर हम बॉन्ड्स को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो हम देख रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बॉन्ड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका वीक वंडर वॉल फोर्स, दूसरा है वीक वंडर वॉल फोर्स, दूसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा होता है केमिकल बॉन्ड। देखो, वीक बॉन्ड, अब हमने ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हमने क्या किया, बॉन्ड्स को कैटेगराइज किया है। वीक वंडर वॉल फोर्स को हम अगर जाने तो वहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 8 किलो जूल से भी क्या होती है, कम होती है। अब ये कौन सी एनर्जी मैं लिख रहा हूँ, देखो किसी भी अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। वही एनर्जी क्या कहलाती है, डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। मतलब किसी भी बॉन्ड को तोड़ना है या किसी भी अट्रैक्शन फोर्स को आपको तोड़ना है तो आप सिंपली क्या करिए, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करिए। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने पे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वही अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो अगर वीक वंडर वॉल फोर्स को हम ब्रेक करना है तो हम देख रहे हैं कि 8 किलो जूल से भी कम एनर्जी देंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हमको तोड़ना है तो हमको 8 से 42 किलो जूल के बीच में एनर्जी देनी होगी, तब वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और रही बात केमिकल बॉन्ड की बात करें तो केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 42 किलो जूल से भी ज़्यादा की एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो हमको केमिकल बॉन्ड में पड़ रही है। मतलब कि जो केमिकल बॉन्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा इन तीनों में, और सबसे जो वीक बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, वंडर वॉल फोर्स होगा। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है और सबसे वीक बॉन्ड क्या है, वंडर वॉल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम फर्स्ट से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर हम केमिकल बॉन्ड को फर्दर क्लासिफाई करें तो इसको हम पहला जो बोलते हैं वो आयनिक बॉन्ड,
दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा इसको जो क्लासिफाई करते हैं वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को ही हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। ठीक है, देखो पहले इंटरमोलिकुलर बात करते हैं, तो कोई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं हाइड्रोजन इससे पहले बात करने से पहले मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है हाइड्रोजन द्वारा बनाया गया बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड किसी से बना रहा है तो उसको वहाँ पे हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन बोल देंगे। लेकिन क्या हाइड्रोजन हर एलिमेंट से हाइड्रोजन बनाता है? क्या हर एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसको हाइड्रोजन बोलेंगे? चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 3 एलिमेंट से अगर जुड़ेगा तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। अगर बाकी अन्य एलिमेंट से वो जुड़ता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाएगा। तो वो कौन कौन से 3 एलिमेंट है? F, O और N। मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन से जुड़े, या हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़े, या हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़े, तो अगर इन तीनों में से किसी भी एक एलिमेंट से हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब हम यही 3 एलिमेंट क्यों लिया गया? देखो ये तीनों एलिमेंट जो हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। और सब इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और उससे थोड़ा कम ऑक्सीजन, और उससे थोड़ा कम नाइट्रोजन। लेकिन बाकी इन तीनों से बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव काफ़ी कम होती है। इसलिए तीनों क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन वगैरह रहता है, तो आप इसको सिंपली याद रखो, फ़ोन, FON। फ़ोन से आप हमेशा याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से 3 ही एलिमेंट से बनेगा, फ़ोन FON से। ठीक, ये क्यों अब यही 3 लिया गया? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो हाइड्रोजन जब भी इनसे जुड़ेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक, अब हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट 3 डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 डॉटेड लाइन से। अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन क्या होता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैं वाटर का केस लेता हूँ, तो वाटर के मैंने मॉलिक्यूल बनाया, एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल। अगर देखो ध्यान से तो ये सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक, अब जैसे कि हमने देखा कि ऑक्सीजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, इसलिए इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज। पार्शियल का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो चार्ज पहले, लेकिन चार्ज तो है, कम है लेकिन है तो चार्ज। अब देखो ये सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो अपोजिट चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये एक अलग मॉलिक्यूल है वाटर का, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और यही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। यही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से जाना जाएगा। अब इनको इंटरमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल देखो अलग अलग हैं, और अलग अलग मॉलिक्यूल पास में आके क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। इसलिए इसको, इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानेंगे। ठीक है, दूसरा अगर बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करें कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल, जैसे हमने यहाँ देखा था मॉलिक्यूल अलग अलग थे, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल होगा और उसी के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक फिनॉल लेता हूँ, फिनॉल,
और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगाता हूँ। तो जैसे ही मैंने नाइट्रो ग्रुप लगाया तो देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है जो मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है, मतलब और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और देखो मॉलिक्यूल एक ही है और उसी मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन मॉलिक्यूल एक ही है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बन रहा है। तो इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानेंगे। ठीक, अब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो भी हमारा सब्सटेंस होता है, सॉल्यूशन होता है, जो भी होता है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो वहाँ पे कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में घटना बढ़ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, या विस्कोसिटी जो होती है वो घट बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो कैसे होती है वो हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम आयनिक बॉन्ड के बारे में कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्या है। जैसे मैंने बताया, इसी आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो देखो आयनिक बॉन्ड बनेगा कब, सिंपली मैं अगर आपको बताऊं कि जहां पर भी ऐसे कोई भी एलिमेंट्स हों जहां पर जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, जहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया Na का और Cl का। ठीक है, तो Na क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, बहुत कम होती है। और Cl एक नॉन मेटल है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब हम Na और Cl दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेते हैं तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ज़्यादा होने की वजह से Na और Cl के बीच में क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड को हम ऐसे सिंपल डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने देखा कि अगर आयनिक बॉन्ड को टेस्ट करना है, पता करना है कहाँ आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगा, तो जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ आयनिक बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अगर इन जनरल कहें कि जनरल कैसे पहचानेंगे, तो देखो एक मेटल और जब कोई एक नॉन मेटल, ये दोनों आपस पास में मिलते हैं तो जनरली जब ये दोनों मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कि आयनिक बॉन्ड कैसे बन सकता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, देखो आयनिक बॉन्ड में सिंपली आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, तो आयनिक बॉन्ड में अगर हम देखें तो आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से चला जाता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी होगा वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो एक एलिमेंट A है, एक एलिमेंट B है, और अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकल कर B में चला गया तो कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया, कंप्लीट निकल के चला गया, कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, क्यों यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ऑक्टेट रूल्स पर ध्यान देना होगा। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर कोई भी एटम के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो भी रिएक्शन करता है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है या कोई बॉन्ड बनाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है ताकि वो स्टेबिलिटी को क्या कर सके, पा सके। ठीक, तो ऑक्टेट रूल हमने देखा। अब जैसे मान लो A के पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, B के आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो देखो 7 है और 1 है, तो अब देखो इसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को दे दे या ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए पॉसिबल क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 7 से मिलकर कितना हो जाए, 8 हो जाए।
इसके पास देखो, इसके पास ऑप्शन क्या है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे। देखो 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा, ये पॉसिबल नहीं, तो इसके लिए पॉसिबल क्या है, इलेक्ट्रॉन निकाल दे और इसके 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकाल देगा, तो इसके अंदर वाला जो सेल होगा उसके पास 8 होगा, तो ये भी आउटर को पा लेगा। तो इसके लिए पॉसिबल क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना। इसके लिए पॉसिबल क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेना। अब देखो इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन देना है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये दोनों पास में आएंगे, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से निकाल देगा और ये जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो ये लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और जैसे कंप्लीट करेगा तो देखो जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसने 1 दिया इसलिए 1 पॉजिटिव, इसने 1 लिया इसलिए 1 नेगेटिव। ठीक, अब जैसे देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, क्या अपोजिट चार्ज है। इस अपोजिट चार्जेस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और इसी को हम या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स के नाम से भी जानते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आयनिक कंपाउंड का जब हम लिखते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं, केमिकल फार्मूला जब भी हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो देखो जो पॉजिटिव होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, जो नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं एनायन। ठीक, तो जब केमिकल फार्मूला लिखा जाता है आयनिक कंपाउंड का, तो जैसे मान लो ए और बी का मुझे अब केमिकल फार्मूला लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैटायन लिखते हैं। ये रूल है, ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम कैटायन को लिखेंगे, फिर उसके बाद एनायन को लिखते हैं। तो मान लो यहाँ पे कैटायन कौन है, बी, तो सबसे पहले बी लिखा जाएगा, उसके बाद ए लिखा जाएगा। जो राइट फॉर्मूला बनेगा वो बी ए होगा, ए बी नहीं, ए बी गलत हो जाएगा। ए बी तब लिखा जाता जब ए हमारा कैटायन होता और बी क्या होता, एनायन। बट यहाँ के केस में बी कैटायन है और ए एनायन है, इसलिए हम यहाँ जो केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ए बी ना लिख के बी ए लिखेंगे। ठीक, अब हम आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने इतना सारा चीज़ देखा, लेकिन इतना ही नहीं है, और भी इसके आयनिक बॉन्ड के बारे में है, लेकिन वो हम वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आयनिक बॉन्ड के इस पार्ट को छोड़कर जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपने डाउट्स को देखिए, फिर डाउट्स हम मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।